ओके, ठीक है। तो आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो ज्यादातर दिक्कत आ रही है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में। मैंने जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बताया उसमें आप लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अपन उसकी बात करते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक अलग बात, अलग कंसेप्ट है, और ये सामान्यतः हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आप अकाउंटिंग जैसे क्या होता है मैं बताऊं आपको, हम हिंदी में उसको क्या बोलेंगे मुझे एकदम शब्द ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? एक ऐसा पड़ाव आता है जो आप क्रॉस कर देते हो तो आप फिर आगे चलने लगते हो। फिर एक ऐसा पड़ाव आता है माइलस्टोन, जैसे अपन कहीं सफर कर रहे होते हैं, जो पत्थर लिखे हैं ना, मील का पत्थर, माइलस्टोन होता है मील का पत्थर। हाँ, उसमें लिखा रहता है इतने किलोमीटर है यहाँ से भोपाल, इतने किलोमीटर यहाँ से जबलपुर, इतने किलोमीटर यहाँ से खंडवा, इतने किलोमीटर ये यहाँ। तो वो मील का पत्थर होता है। तो आप जब उसको क्रॉस करते हो, उसको उसको पार करते हो, तो ये माना ऐसा समझा जाता है कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया। अब आप अगले स्तर पे आ गए हो, एक लेवल उठ गए हो। तो माइलस्टोन शब्द जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ऐसे इस ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो भी आपके सीखने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात शिशु है, ठीक है। तो पहले वो क्या करता है, घुटने के बल चलता है। तो जब वो घुटने के बल चलने लग जाए तो समझे यार एक पड़ाव हो उसकी उसकी ग्रोथ का, उसकी 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 अ, ब, ब, उसकी अ, उसके उसके बढ़ने का एक पड़ाव पूरा हो गया। फिर वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। तो जब खड़ा होने लगता है कहते हैं चलो ये दूसरा माइलस्टोन हो गया, अब ये दूसरी चीज हो गई। फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं सीखने के भी। तो अकाउंटेंसी सीखने का एक माइलस्टोन ये है जो हम डिस्कस करें, जिसके अंदर आप लोगों को दिक्कत आ रही थोड़ी सी, वो बिल्कुल स्वाभाविक सी दिक्कत है। आपको दिक्कत आ रही है ऐसा अनोखा कुछ भी नहीं है, ये सबको आती है जब आप पहली बार अकाउंटिंग सीखते हैं। लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको जो सिखा रहा हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन में कुछ सिखाता नहीं है, इस चीज को इतना कराता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आगे की यात्रा आपकी बहुत आसान सी होने लगती है। तो ये एक पड़ाव है, इसमें दिक्कत आएगी, इसको अपने को समझने की कोशिश करनी भी है। बस इतनी सी बात मुझे कहना है, इसलिए आप घबराइए मत इससे। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। ठीक है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, ये तो आएंगी। और ये भी मत सोचिए कि आप ही को आ रही, किसी को नहीं आती है, सबको आती है। सबको आती है, हर साल आती है, हर हमेशा आती है, सबको ही आती है। लेकिन आप इस पड़ाव को जब पार कर जाते हैं, इसको समझ के आगे चले जाते हैं, फिर आगे की फिर यात्रा दौड़ने लगती है, फिर आप दौड़ने लगते हैं फटाफट फटाफट। इसको आप कह सकते हैं जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो भी उस टाइप का भी मान सकते हैं। आप दौड़ते जा रहे हैं सर, एक स्पीड ब्रेकर आया तो आपकी स्पीड धीरे हो जाती है, आपकी गति धीमे हो जाती है, फिर आप धीरे से स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हो, फिर आप दौड़ने लगते हो। तो ये कुछ ऐसा ही स्पीड ब्रेकर है, ऐसा भी मान सकते हैं आप। तो इसको समझना जरूरी भी है, बहुत जरूरी है, और इसको अपन सीरियसली लेंगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बस मैं आपसे ये जो बात मैंने कही, इसके पीछे कहने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना था कि इससे घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप दुनिया में अगर नहीं आ रही आपको, तो आप दुनिया में बहुत अनोखे व्यक्ति हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। तो मैं तो नहीं हूँ भाई इतना। तो इसलिए मैंने आपको हिसाब से बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसेट्स बताई हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस ले रहा हूँ, इज इक्वल टू, मैं आपको दोनों ढंग से बताने की कोशिश करूंगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस। ये देखिए, ये हमने 5 कॉलम बना ली। इन 5 कॉलम बनाने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले तो ये बता दें मेरे को। नहीं सर। नो सर। ठीक, अब मैं आ रहा हूँ एक एक करके चीजों को लेकर चलता हूँ। पहले मैंने लिया आपसे रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब है, मैं हिंदी में, देखिए टाइप करने में पूरा हिंदी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं हिंदी में इंग्लिश में टाइप करूंगा। किराया चुकाया, किराया चुकाया, मतलब किराया चुकाया। ठीक है, अभी अमाउंट नहीं लिखना, अमाउंट तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, किराया चुकाया अपन ने 3000 रुपए का। तो क्या करेंगे हम, कैश में से माइनस करेंगे 3000 रुपए, कैश में से माइनस करेंगे ना 3000 रुपए हम, है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ,
मुझे लिखना पड़ेगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। कैश में हम माइनस करेंगे 3000 और किराया दिया है ना, तो 3000 रुपए एक्सपेंस में, खर्चे में हम ऐड कर रहे। किराया चुकाया अपन ने, तो किराया चुकाया तो हमारा खर्चा हो गया, तो कैश में माइनस, एक्सपेंस में प्लस। एक्स अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रेंट पेड, मैं यहाँ पे भी लिखते जाता हूँ, दूसरे तरीके से भी लिखता जाता हूँ, रेंट पेड। इसको मैं कैसे करूंगा, कैश एसेट माइनस 3000, कैश एसेट माइनस 3000, रेंट एक्सपेंस प्लस 3000। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है सर। किसी को भी आए बोलिएगा, है ना। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ। मान लीजिए अपने, ये तो किराया अपन ने दिया तो खर्चा है, अपने क्यों दिया, अपने खर्चा है। अगर अपने को मिल रहा है तो कोई चीज ऐसी मिल रही, अपने को कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव, कमीशन, इसको मैं कहूंगा कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त। मान लीजिए मैंने कमीशन प्राप्त किया और ये जो कमीशन प्राप्त किया ये अपना 5000 रुपए का कमीशन जो है अपन ने प्राप्त किया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कमीशन प्राप्त किया, क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे 5000 रुपए, और ये रेवेन्यू है हमारी, ये आमदनी है, ये हमको आय हुई है, तो रेवेन्यू में हम ऐड करेंगे, ठीक है। कमीशन प्राप्त किया मतलब रेवेन्यू हुई हमारी, और ये हमने कैश में प्राप्त किया। इसको जब मैं उधर लिखूंगा अपने इसके अंदर कमीशन रिसीव्ड, तो इसको दूसरे ढंग से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैश एसेट 5000, कमीशन रेवेन्यू प्लस 5। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर रेवेन्यू की जगह सर इनकम प्राप्त होती तो कहाँ पे लिखते सर? बेटा अभी हम अकाउंट्स के अंदर जब हम कर रहे होते हैं तो अभी हम इनकम को भी रेवेन्यू में ही जोड़ेंगे। सर आपको इनकम मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहा है, गेन हो रहा है, आपने कोई संपत्ति बेची उस पर गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, रेवेन्यू जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ देखिए अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपने जो बात पूछी है, मैंने कॉलम का नाम यहाँ एक्सपेंस दिया है, पता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस लॉसेस भी है। मैं इसको लिखना चाहूँ पूरा, तो ये एक्सपेंस एंड लॉसेस है। आप यहाँ पे रेवेन्यू की बात करो, मैंने यहाँ पे पता है क्या क्या, इसमें मैंने रेवेन्यू नाम दिया, लेकिन इसमें गेन भी है, इसके अंदर इनकम भी है, और इसके अंदर रेवेन्यू भी, इसमें तीनों चीजें। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने भले ही एक्सपेंस बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे एक्सपेंस और लॉसेस दोनों से है। हानि होगी तो भी यहाँ लिखेंगे। सिर्फ एक्सपेंस और लॉस का क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताता हूँ, एक्सपेंस और लॉस में भी क्या डिफरेंस। इसी ढंग से यहाँ पे भले ही मैं रेवेन्यू लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब रेवेन्यू से ही सिर्फ नहीं है, इसके अंदर मेरा मतलब रेवेन्यू, इनकम, गेन सबसे, ठीक है। हम जगह बचाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए लिख देते हैं रेवेन्यू, लेकिन इनकम होगी तो भी मैं रेवेन्यू में ऐड करूंगा, गेन होगा तो भी मैं रेवेन्यू में ऐड करूंगा, लॉस होगा तो मैं एक्सपेंस में ऐड करूँ। तो मैं, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर मैं लॉस भी हो रहा है तो भी मैं एक्सपेंस के साथ ही लॉस को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कितने कॉलम बनाऊं। यहाँ पे मेरी दिक्कत पता है क्या आ रही, दिक्कत मेरे को ये है कि मैं कॉलम बनाऊं कितने। ये कॉपी में आप ऐसे अगर मुझे बताना जाए कॉलम की भाई एसेट्स के अलग अलग कॉलम बनाओ, तो मैं एसेट्स के कितने कॉलम बनाऊं, है ना। कॉपी में कितने कॉलम बनाओ एसेट्स के भी, फिर आप बोलो यहाँ पे भी कॉलम बनाओ, लॉस का अलग बनाओ कॉलम, एक्सपेंस का अलग बनाओ, अरे भैया मैं कितने कॉलम, जगह ही नहीं है। फिर लायबिलिटी का भी अलग अलग कॉलम बनेगा, तो कॉपी कितनी बड़ी चाहिए अपने को। फिर रेवेन्यू में भी अलग अलग कॉलम, रेवेन्यू के अलग कॉलम, इनकम के अलग कॉलम, गेन के अलग कॉलम, बहुत ज्यादा कॉलम हो जाएगी, तो इतनी बड़ी कॉपी आएगी नहीं, अब बना नहीं पाएंगे। इसका तरीका भी अकाउंटेंट्स ने निकाला कि ऐसे कि आपको लिखना तो पड़ेगा लेकिन कॉलम बना नहीं सकते, तो वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर कॉलम हम कितने सारे उसके अंदर वो बनाए कॉलम, इसकी दिक्कत है, इसलिए हम सबको एक साथ करीब करीब दिखा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मतलब रेवेन्यू से इनकम से भी है, मेरा मतलब रेवेन्यू से गेन से भी है, और मेरा मतलब रेवेन्यू से जो है रेवेन्यू तो है ही है,
और इसी ढंग से जब मैं लॉस की बात कर रहा हूं तो लॉस में भी मैं एक्सपेंस को भी लॉस के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है उसका यही आंसर है कि आप रेवेन्यू होगा तो भी, लॉस होगा तो भी आपको ये, या मैं लिख ही देता हूँ, चलो मैंने लिख भी दिया, ये रेवेन्यू इनकम गेन सब एक साथ। इज दैट ओके? यस सर। तो यहाँ मैंने 2 ट्रांजेक्शन आपको बताए, अभी मैंने 2 ट्रांजेक्शन बताए आपको, मैंने सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन आपको बताए। एक मैंने ट्रांजेक्शन आपको बताया है रेंट पेड का, और एक बताया कमीशन रिसीव का। इन दोनों लेन देन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, पूछिए मेरे से। नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूँ। अब जैसे आपने एक चीज कही, मैं एक ट्रांजेक्शन अलग ले रहा हूँ जो मैंने शायद आपको अभी तक दिया नहीं। मैं आपसे ले रहा हूँ ट्रांजेक्शन एक अलग ले रहा हूँ, वो ट्रांजेक्शन है आपका, आपने रेवेन्यू इनकम की बात की, एक मैंने कहा फर्नीचर ऑफ रुपीज 3,000 सोल्ड और रुपीज 3,400। 3,000 का फर्नीचर अपन ने 3,400 में बेच दिया। तो आपके ये बताइए हमारे पास कैश कितना आएगा? 3,400। 3,400। तो हमारे पास कैश आएगा 3,400। अच्छा, कोई मुझे बताए कि फर्नीचर गया कितने का? 3,000 का। 3,000 फर्नीचर तो 3,000 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैश में प्लस करूंगा 3,400, फर्नीचर में मैं माइनस करूंगा 3,000। फर्नीचर तो 3,000, और जो 3,400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं वो हमारे लिए लाभ है कि हानि है, क्या है? रेवेन्यू सर। लाभ है। तो उसको हम रेवेन्यू में, लाभ है, लाभ है, 400। तो मैं उसको रेवेन्यू में दिखा दूंगा, रेवेन्यू में दिखा दूंगा। ये तो मैंने कॉलम में दिखाया। अगर मैं इसको इस ढंग से दिखा रहा हूं तो मैं हर एक को नाम के साथ दिखाऊंगा। मैं हर एक को नाम कैसे, फर्नीचर, फर्नीचर ऑफ रुपीज 3,000 सोल्ड फॉर रुपीज 3,400। इसको मैं कैसे दिखाऊंगा पता है? इसको मैं क्या करूंगा, कैश में प्लस करूंगा 3,400, फर्नीचर में माइनस करूंगा 3,000, और उसको बोलूंगा गेन। गेन बोलूंगा इसको, गेन है ये हमारा। मैंने कहा ये बिजनेस, व्यापारिक फर्नीचर बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसको हम बोलेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और ये रेवेन्यू है, इसको रेवेन्यू में डाल दिया मैंने। वैसे तो गेन है, लेकिन रेवेन्यू गेन हम एक ही साथ दिखा रहे हैं, तो इसको 400। तो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को दिखाऊं अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना, लेखांकन के सूत्र में, तो कैश में प्लस होगा 3,400, फर्नीचर में 3,000 माइनस होगा, और जो 400 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको मैं बोलूंगा गेन ऑन फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन इन 3 ट्रांजेक्शन्स में? नो सर। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेता हूँ, चौथा ट्रांजेक्शन में ले रहा हूँ आपसे। इस चीज को आप ध्यान रखिए अपना। सर गेन को प्रॉफिट नहीं कह सकते? नहीं बेटा, प्रॉफिट नहीं कह सकते। गेन और प्रॉफिट में अंतर होता है। मैंने आपको बताया था गेन और प्रॉफिट में अंतर क्या होता है, आपकी बैच में बताया था कि एक ग्रुप में बताया था, ये मुझे ध्यान दिया सर, बताया था इसमें। गेन क्या होता है बेटा, प्रॉफिट हम उसको बोलते हैं जो व्यापारिक गतिविधियों से होता है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। व्यापारिक गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ, हमारा बिजनेस अगर दवाई बेचने का है तो दवाई बेचने से जो हो रहा है उसको हम वो प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है, कपड़े बेचने से जो हमें फायदा हो रहा है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन गेन का मतलब होता है गैर व्यापारिक। सर बताया था सर, बताया था सर आपने परसों, सर परसों बताया था सर आपने। ठीक है बेटा, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। अभी मैंने यहाँ पे ये बोला नहीं कि हमारा फर्नीचर बेचने का बिजनेस है। जब हमारा असेट्स को बेचने से जो मिलता है उसको गेन बोलते हैं। हाँ, उसको हम गेन बोलते हैं, जो गैर व्यापारिक चीजों से हो रहा है। फर्नीचर, अब मैंने यहाँ तो बोला नहीं फर्नीचर का बिजनेस हमारा, तो उसमें जो हमको हुआ वो गेन है। इज इट ओके? इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज, अभी इसको लॉस ले लेते हैं। मान लीजिए फर्नीचर ऑफ रुपीज 3,000
फर्नीचर जो 3000 का है हमारा, सोल्ड और ₹2500, 2500 में बेच। तो आप बताइए कैश कितना आएगा हमारे पास में? 500 सर। कैश कितना आएगा? ये सर कैश 2500। कैश हमारे पास 2500 का आएगा क्योंकि हमने 2500 में बेचा। फिर हमारे पास जो फर्नीचर जा रहा है बेटा, वो फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है 3000 का, और 500 रुपए का हमको लॉस हो गया, तो लॉस को और एक्सपेंस को अपन एक ही कॉलम में दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 500 रुपए से लॉस बढ़ गया, तो लॉस के अंदर हम प्लस कर देंगे 500, लॉस के अंदर हम 500 रुपए प्लस कर देंगे, दैट इज वाई हमारा लॉस 500 रुपए से बढ़ गया। इसको मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में। फर्नीचर ऑफ ₹3000 sold for ₹2500, ऐसे दिखा। तो यहाँ पे मैं कैश में प्लस करूंगा 2500, कैश तो 2500 आएगा। फिर मैं फर्नीचर में माइनस करूंगा 3000, फर्नीचर तो 3000 का गया हमारा, और बाकी हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 500 हो जाएगा सर। 500 रुपए से लॉस हमारा बढ़ जाएगा। पहले अच्छा इसका नेचर बोलूं तो इसका एक्सपेंस, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E&L, एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहो तो एक्सपेंस, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं लॉस में और एक्सपेंस में फर्क है, एक्सपेंस और लॉस में फर्क है, लेकिन हम एक्सपेंस और लॉस को एक तरह का मान, दोनों में फर्क है, हम बाद में वो फर्क करते हैं, अभी के लेवल पे हम दोनों को एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? Is that okay? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. यहाँ पर किसी को कोई No, डाउट sir. है तो पूछ लीजिए। No, sir. ठीक है बेटा, आप लोग ना थोड़ा सा जब बोलना हो तो ऑन कीजिए, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखिएगा। तो ये हो गया। अब मैं आगे कुछ दूसरे ट्रांजेक्शन्स पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड के लिए जस्ट मुझे गैलरी चाहिए एक बार के लिए, 1 मिनट का मुझे टाइम दे दें कि मैं वो ले लूं, भूल जाऊंगा। Just a minute. Okay, and then there is another group here. Okay, done. तो मैं आपको जो चीज कह रहा था वो ये, स्क्रीन पे आ जाते हैं वापस से। ये हमारा रेंट, कमीशन, फर्नीचर और ये हो गया, ये चीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरे ट्रांजेक्शन्स ले रहा हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे, मैं काम करता हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं अपन, सेव करते हैं, ठीक। ये दोनों की हो गई स्क्रीनशॉट। अब मैं और ट्रांजेक्शन लेता हूँ, दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन्स लेता हूँ। मुझे जगह ठीक रहेगी, मैं यहीं पे इसको रब करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, अब मैं ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ नंबर 5। ये 5वां ट्रांजेक्शन किस चीज का है? कमीशन, ओके, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ? अग्रिम भुगतान कर दिया, किराया पहले ही चुका दिया। तो जब किराया पहले ही चुका दिया तो हमारे कैश में से तो हम 3000 रुपए माइनस कर रहे हैं, किराया कैश तो जा रहा है। अब ये बताइए, जब आपने पहले दे दिया पैसा, आपने खर्चा कर, आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको चीजें जल्दी समझ आएगी, ठीक है?
मान लीजिए आप किसी होटल में गए और आज संडे है, अगले संडे को आपको छोटी सी वहां पे कोई एक पार्टी करनी, कुछ करनी है, तो होटल वाले ने कहा भाई आपको संडे का दिन है, भीड़ ज्यादा रहती है, आप तो पहले बुकिंग करा दो। आपने खर्चा जोड़ा, मान लीजिए 3000 का आपका खर्चा आ रहा है, उसने कहा आप ऐसा कीजिए, आप 1000 रुपए जमा करा दीजिए और फिर आप अगले संडे आ जाइए। ठीक है, तो आपने जो 1000 रुपए आज उसको जमा कराए हैं, जो पार्टी आप नेक्स्ट आने वाले संडे को करने वाले, तो आप ये मुझे बताइए वो आपका खर्चा हो गया है कि भी खर्चा नहीं हुआ है? हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। नहीं, बस यहाँ गलती हो गई आपसे, वो अभी आपका खर्चा नहीं हुआ है। हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग जब पैसा देते हैं हम मानते खर्चा हो गया। अकाउंट्स कहता है ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स कहता है कि आपने जिस चीज के लिए पैसा दिया है वो आपको चीज मिल गई है क्या? अगर वो मिल गई है, मिल गई है तो खर्चा है, नहीं मिली है तो वो खर्चा नहीं है। अकाउंट्स मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दूसरी उदाहरण। ठीक है, आपको कोई किताब खरीदनी थी, आप एक स्टेशनरी की दुकान पर गए, आपने पूछा भाई कितनी किताब? उसने कहा 200 रुपए की किताब है। आपने कहा कि यह है क्या? बोला अभी तो नहीं है, खत्म हो गया, मैं आप कहोगे तो मंगवा दूंगा। तो आपने कहा ठीक है मंगवा दीजिए। तो बोला कि देखिए आपको मंगवाना है, आपके हिसाब से आएगी, पता नहीं हमारी बाद में बिके कि नहीं बिके, तो आप ऐसा करो 100 रुपए हमारे पास जमा कर दो। आपने 100 रुपए उसको जमा कर दिए, किताब आपको बाद में मिलेगी 4 दिन बाद। आप मुझे बताइए आपने खर्चा कर दिया? नहीं करा तो बेटा जब आपने होटल, हाँ सर पूर्ण रूप से नहीं किया सर। जी पूर्ण रूप से नहीं, खर्चा ही नहीं हुआ सर, पैसे जमा किए, बस पैसे एडवांस दिए। अच्छा मान लो वो किताब नहीं देता, आप पैसे वापस पाने के हकदार हो कि नहीं हो? आप पैसा पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो? सर हाँ सर। लेकिन आपने अगर खर्चा कर दिया होता थोड़ी वापस ले सकते थे, अभी तो एडवांस है, आप वापस भी ले सकते हो उससे। इसी तरह से होटल की बात है, होटल अगले संडे कहता है, होटल में उसमें क्या उसके हड़ताल हो जाती है, वर्कर के कुछ भी हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, वो कहता है कि मैं होटल अगले संडे नहीं खोल पाऊंगा, तो आपको भैया मेरे पैसे तो वापस कर। लेकिन आपने खर्चा, अगर आपका खर्चा हो गया होता तो क्या आप पैसे वापस ले सकते थे? नहीं सर। आपका खर्चा नहीं हुआ है, आपके पैसे जमा है, तो आप पैसे को वापस ले सकते हो। तो आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी है कि आपकी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं संपत्ति, परिसंपत्ति, एसेट्स। एसेट्स की खास बात क्या होती है? एसेट्स की खास बात ये होती है आपको उसका फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है, उसको हम एसेट्स कहते हैं। कोई चीज जिसका फ्यूचर में आपको फायदा मिलने वाला है उसको हम एसेट्स कहते हैं। तो आपने अगर होटल वाले को पहले पैसे दे दिए, उसका फायदा होटल वाला अगले संडे को जब आपकी पार्टी होगी तो उतने पैसे आपसे नहीं लेगा, तो आपके जमा है उसके पास पैसे, तो वो आपकी एसेट्स कहलाती है, वो आपकी संपत्ति कहलाती है। आपको पैसे वापस भी मिल सकते हैं और नहीं मिलते तो उसके बदले में आप कुछ ले सकते हो। आपने किताब वाले को 100 रुपए एडवांस दिया है, तो जब आप 200 रुपए की किताब लेने 4 दिन बाद जाओगे तो आपको और कितने पैसे देने हैं बताइए मेरे? 100 रुपए। 100 रुपए। तो आप 100 रुपए सिर्फ देकर 200 रुपए की चीज लेकर आओगे बाद में, तो 100 रुपए जो जमा है ना उसको आप बाद में भुना सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो। तो ऐसी चीज को भी हम एसेट्स कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसका फ्यूचर में, भविष्य में आपको फायदा हो सकता है, जिसको आप भुना सकते हो, उसको हम एसेट्स कहते हैं। आपने इसके 100 रुपए उसके पास जमा है, तो 100 रुपए के बदले में आप और 100 रुपए देकर 200 रुपए की चीज ले सकते हो। आपके घर के पास में किराने की दुकान है, ठीक है, आप हर 1-2 दिन से आप जाते हो, कुछ ना कुछ सामान 150 रुपए का, 100-200 रुपए का सामान लेके आते हो। आज आपके पास 200 रुपए का एक नोट था, आप 200 रुपए लेकर गए, आपने उसके यहाँ पे 120 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, 180 रुपए का सामान खरीदा, उसके पास 20 रुपए खुलने नहीं थे, तो आपने कहा ऐसा कीजिए आप 200 रुपए रख लीजिए, ये 20 रुपए जमा रखिए। जब आप अगले दिन जाओगे, अगले दिन आपने मान लीजिए उससे 150 रुपए का सामान खरीदा, तो आप 20 रुपए जमा है उसके पास, अगले दिन आपने 150 रुपए का सामान खरीदा, तो आप उसको कितने रुपए और दोगे ये बताइए आप? 130 रुपए दोगे आप। तो भैया जो 20 रुपए उसके पास जमा है उसका आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसके बदले में आप सामान ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो? ले पा रहे। बेटा इस चीज को एसेट्स कहते हैं। ये खर्चा नहीं हुआ अभी आपका, अभी आपका एडवांस है उसके पास, है ना? यहाँ पे एडवांस। तो इस चीज को
इस चीज को हम वो कहते हैं एसेट्स कहते हैं, और इसको संपत्तियों में हम जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये करूंगा, जब आप एडवांस देते हो तो आप कैश में माइनस करोगे उस चीज को, कैश में माइनस करोगे उस चीज को, ठीक है, कैश में आप उसको माइनस करते हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश, सॉरी पेड इन एडवांस। तो आप कैश के अंदर उस चीज को आप माइनस करते हो, कैश में माइनस। और जो आपने एडवांस दिया है ना, उसको आप बोलते हो प्री पेड रेंट, अग्रिम किराया चुकाएगा, प्रीपेड रेंट, उसको आप बोलते हैं प्रीपेड। और प्रीपेड रेंट भी एसेट है, उसके अंदर आप उसको जोड़ दो, 3000 रुपए जुड़ते हैं। जोड़। इसको मैंने आपको यहाँ पर, अच्छा इस ढंग से दिखाना है मेरे को, तो आप यहाँ पे 5th ट्रांजैक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, कैश में इसको आप करोगे कैश में माइनस, ₹3000 माइनस, और प्रीपेड रेंट ऐड करेंगे। इसके अंदर एसेट बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, मैं वो भी बताता हूँ। मान लीजिए अब आपको क्या हुआ कि आपने रेंट दिया था, किराया दिया एडवांस में, अभी दिसंबर चल रहा है, आपने जनवरी का किराया दे दिया, या मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपने होटल वाले को 1000 रुपए एडवांस दे दिया, आपने किराने वाले को 20 रुपए उसके पास जमा है आपके पास में, या आपके किताब वाले के पास 100 रुपए जमा है। तो जब आप उनसे किताब ले लेते हो, जब आप होटल में पार्टी कर लेते हो, जब आप किराने वाले से सामान ले लेते हो, जब आपने किराया अगर एडवांस में दे रखा है, जनवरी का दे रखा है दिसंबर में, तो जब जनवरी का किराया बाकी हो जाता है, जब जनवरी का देना होता है, तो आप दे दोगे नहीं, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट एडजस्टेड, प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब होता है समायोजित करना, इसको हम बोलते हैं समायोजित, समायोजित। समायोजित का मतलब हो गया अब प्रीपेड रेंट नहीं रहा, अब तो रेंट वो टाइम आ गया उसका। इसको एक और उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं, एक और उदाहरण से हम समझने की कोशिश। अभी चल रहा है दिसंबर, आपके यहाँ एक मैंने बताया एक किसी को आपने अपने यहाँ पे किसी को किराया, उसको जरूरत थी, उसको अगले महीने का वेतन, अगले महीने की तनख्वाह, अगले महीने की सैलरी जनवरी की आपने अभी दे दी। अब बताइए जब जनवरी में वो काम कर लेगा तो भी वो एडवांस रहेगा कि आप उसको कहोगे भैया तेरा पैसा पुराना, मैं आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल उदाहरण बता, एक बंदा है आपके यहाँ जो काम करता है जिसको 5000 रुपए उसकी तनख्वाह है, उसको 3000 रुपए की जरूरत है, तो आप आपने सैलरी तो उसको दे रखी है, जो तनख्वाह आपको उसको जनवरी में देनी है वो आपने उसको उसमें से 5000 रुपए में से 3000 रुपए अभी दे दिया आपने। अब आप बताइए जब जनवरी में वो काम कर लेगा तो जनवरी में आप उसको कितना पैसा दोगे अगले सर 2000। 2000। तो जो पहले आपने 3000 दिया है ना, वो क्या करोगे आप उसकी, अब वो पहले जो 3000 दिया था क्या अभी वो एडवांस रहेगा कि वो एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। अरे एडजस्ट हो जाएगा। तो भैया आपको देने हैं 5 और आपने 5 में से 3000 पहले जो दिए थे वो काट के 2 दे रहे हो, तो पुराने 3 एडजस्ट हो गए ना, इसको कहते हैं समायोजित करना। पुराने 3 एडजस्ट कर दिए, अब पुराने 3 एडवांस नहीं रहे, अब वो खर्चा हो गया, अब वो खर्चा हो गया। पहले खर्चा नहीं था जब एडवांस दिया था, अब खर्चा हो गया। आपने होटल में अगले संडे को जो पार्टी होनी है उसका पैसा आपने एडवांस दिया 1000 रुपए, तो आज वो एडवांस है, आज एडवांस है, लेकिन जब अगले संडे को आप पार्टी कर लोगे तब वो एडवांस थोड़ी रहेगा, तब तो वो खर्चा हो जाएगा। बात समझ आई आपको? यस हाँ सर। सर जब आपने एडवांस दिया है तब वो एडवांस है, जब उस एडवांस के बदले में आप सामान ले लोगे या उस एडवांस के बदले में आप दूसरों से सेवाएं ले लोगे तब वो एडवांस नहीं रहेगा, तब वो खर्चा हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है। तो जब प्रीपेड रेंट एडजस्टेड का मतलब ये होता है कि प्रीपेड रेंट अब प्रीपेड नहीं है, प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा, प्रीपेड रेंट माइनस, और वो अब आपका एक्सपेंस बन जाएगा, अब वो खर्चा हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है यहाँ पर कि जब आप एडवांस देते हो, जब आप एडवांस देते हो तो आप कैश में से तो घटाओगे, कैश में से तो घटाओगे आप, कैश में घटाने के बाद आप उसको
एसेट मानोगे प्रीपेड रेंट। लेकिन जब प्रीपेड रेंट खर्चा हो जाएगा तो प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा और फिर आप उसको खर्चे में ऐड करोगे। तो यहाँ पे देते जब हम पैसा दे रहे हैं तब वो खर्चा नहीं है, कैश तो जा रहा है लेकिन वो खर्चा नहीं, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस जब उसका फायदा आपको मिल जाएगा, आप उसके बदले में सामने वाले से सेवाएं काम ले लोगे, तब वो आके आपका एक्सपेंस तब आके आपका एक्सपेंस। यस यहाँ पर भी वही बात है, मैं आपसे एक ट्रांजैक्शन देता हूँ, दूसरा ट्रांजैक्शन आपसे ये ले रहा हूँ, प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रीपेड रेंट एडजस्टेड का मतलब समायोजित किया गया, अग्रिम किराया समायोजित किया गया। इसको मैं बोलूंगा अग्रिम किराया समायोजित किया गया। कितना? तो आप जब किराया प्रीपेड रेंट यहाँ पे एसेट में आप माइनस करोगे 3000 रुपए, और वो अब आपका रेंट एक्सपेंस हो जाएगा, वो अब आपका खर्चा हो जाएगा। जब समायोजित आप कर दोगे, जब वो आ जाएगा तब खर्चा हो जाएगा। अभी तो पहले तो वो आपका एडवांस था, अब वो जब समायोजित आप हो जाएगा तब वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई इतनी? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपका प्रीपेड रेंट हो गया सर। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आगे करते हैं इन चीजों को। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने रेंट प्रीपेड रेंट एडजस्टेड किया, तो प्रीपेड रेंट माइनस हो गया और एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये 7th, अब उल्टा भी हो सकता है हमारे साथ। उल्टा कैसे? ये तो हमने प्रीपेड रेंट की बात की, अब हम इनकम की बात करते हैं। अब हम इनकम की बात, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं। मैं इनकम की बात करता हूं। ओके, 8th ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए, आपको पहले किसी ने पैसा दे दिया तो क्या आपकी इनकम हो गई क्या? वो नहीं हुई। नहीं हुई सर। नो सर। नहीं हुई, क्योंकि आपने काम आपने पहले दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने तो काम किया नहीं, आपने तो उसको सेवाएं दी नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कैश में ऐड करेंगे 3000 रुपए, और हम रेवेन्यू में ऐड करेंगे, नहीं सॉरी, लायबिलिटी में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले पैसा मिला है ना, उसके बदले में आपको उसको सर्विसेज देनी है, सेवाएं देनी है। आपने अभी सेवाएं दी नहीं, उसको देनी है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन है, ऐसे 7 ट्रांजैक्शन है, मैंने वहां 8 डाला हुआ है। 7 कमीशन रिसीव इन एडवांस। सर इसको एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं। एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। कैश एसेट में हम प्लस करेंगे 3000 रुपए। इसको हम अर्नड इनकम कमीशन भी बोल सकते हैं। इसको हम एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं, एडवांस कमीशन भी बोल सकते हैं। इसको हम एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं। इसको हम अनअक्रूड कमीशन भी बोल सकते हैं। अनअक्रूड माने अनुपार्जित कमीशन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सब, भले हम कुछ भी बोले, ये सब हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी में भी हम 3000 रुपए ऐड करते हैं। ये हमने अभी अर्जित नहीं किया, हमको पहले ही पैसा मिल गया। जब हम, अच्छा पहले मिल गया, अब फिर जब हम सेवाएं दे देंगे, जिस चीज के लिए एडवांस मिला वो हम काम कर देंगे, तब क्या होगा? एडवांस कमीशन एडजस्टेड हो जाएगा। यस सर। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब तो लायबिलिटी थोड़ी है भाई, हमने अपना काम करके दे दिया। रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा एडजस्टेड, समायोजित। अब लायबिलिटी नहीं, तो लायबिलिटी में माइनस कर देंगे।
रेवेन्यू में और प्लस कर देंगे। हाँ, अरे वाह, रेवेन्यू में प्लस कर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको शो करता हूँ, दिस इज तो कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी में माइनस 3000 माइनस कर देंगे। अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी माइनस कर देंगे, और हम उसको अब कमीशन रेवेन्यू में हम उसको ऐड कर देंगे। Is that okay? Yes, sir. यस सर। तो ये होगा। अब जैसे कि एडवांस मिला, अब उल्टा भी हो सकता है कि एडवांस नहीं मिला, हमने अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, इसको हम बोलते हैं अक्रूड, उपार्जित कमीशन। इसको क्या होता है, इसका दूसरा नाम है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन उपार्जित कर लिया या कमीशन अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, तो वो जिससे लेना है, अब बताइए, अच्छा मैंने अर्न कर लिया लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं उससे पैसे ले सकता हूँ ना सामने वाले से? यस। तो वो मेरी एसेट है, वो मेरी एसेट है, वो मेरी मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी कोई भी चीज जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो एसेट होती है, वो मेरी एसेट है। उसको मैं बोलूंगा अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन वो मेरी एसेट है, अक्रूड कमीशन वो मेरी एसेट है, ये एसेट है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 3000। और रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में क्योंकि मैंने अर्जित कर लिया है, अर्जित कर लिया तो मेरी रेवेन्यू हो जाएगी और वो अक्रूड कमीशन हो जाएगा। इसको अगर मैं इस ढंग से यहाँ दिखाऊं, 9th वाला ट्रांजेक्शन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो मेरी हो जाएगी कमीशन रेवेन्यू 3000 प्लस एंड अक्रूड कमीशन। सर इसको अक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं ना? एक्रूड इनकम जैसे एक्रूड एक्सपेंस, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम बहुत बड़ा टर्म है, तो उसके अंदर कमीशन भी आ गया, अगर हमें किराया मिलता है तो किराया भी आ गया, है ना, जो सब। तो हम अलग अलग करने के लिए एक्रूड कमीशन बोल सकते हैं, लेकिन एक्रूड इनकम में तो हम सब कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में ये आ रही है, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे जो मुझे एक बात समझ में ये आ रही है कि मैं दूसरी एक शीट थोड़ी सी बनाता हूँ जिसके अंदर थोड़े से पहले मैं सिंपल ट्रांजेक्शन कराऊं। जो मैंने आपको 5th शीट दी है या मैंने आपको 4th शीट दी है, उसमें आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं एक बार दोबारा इसको करता हूँ और दोबारा उसके अंदर मैं थोड़े से टर्म्स हिंदी में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बनाने में, बना दूंगा। तो चूंकि ये मैंने आपको बताया कि अपने आप में एक माइलस्टोन है, जरूरी है समझना, तो वो मैं फिर आपको भेजता हूँ, आप उसको करिए और आप जब कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप 5th शीट कर लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और भेजने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। No, sir. मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें, No, जैसे कि आज मैं एक शीट बनाता हूँ, मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आप जाइएगा, है ना, और मैं बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभी ग्रुप वाले भी आ जाएंगे बच्चे दूसरे, तो वो भी बैठ जाएंगे। सर। हाँ जी बोलिए। सर हमारी जनरल एंट्रीज कब स्टार्ट होगी? बेटा आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो कि जनरल एंट्री कब स्टार्ट होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चिंता इसलिए नहीं कीजिए कि अगर ये आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर लोगे ना तो जनरल एंट्री यू जाएगी, यू। आपको मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए।
आप जो अभी मैं करा रहा हूँ, आप इसको आपको अभी आपको लग सकता है कि सर जनरल एंट्री कब होगी, जनरल एंट्री बहुत टाइम लग रहा है। आपको तो मैंने फिर जल्दी करा दिया। जो मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ ना अपनी, उसके अंदर जनरल एंट्री में कराता हूँ 2 महीने बाद, तो कराते ही नहीं। क्योंकि जनरल एंट्री कराने का मतलब ये हो गया पैच वर्क हो गया। मैंने करा तो दी, लेकिन अभी नहीं दिक्कत आती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हायर क्लासेस में चले जाते हैं, तब दिक्कत आती है।